है। जैसे ज्योति दीदी ने कहा कि अच्छा लग रहा है, और मेरा तो इस महिला महाविद्यालय से एक रिश्ता रहा है ये भी कि मेरी शोध निर्देशिका प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी यही थी, और 5 वर्षों तक यहाँ की आवाजाही और पठन पाठन से जुड़े होने का अवसर भी मिला था। इस विषय पर बातचीत अब यहाँ से शुरू करता हूँ कि अब्बास ताबिस का एक शेर है कि हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। तो सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए जो हंस हैं, जो ताल्लुक निभाते हुए मर जाते हैं, इस ताल्लुक से आगे भी जा करके कोई बात अगर हम कर पाए या कह पाए तो शायद ये हासिल होगा। और जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे संतोष भाई की प्रासंगिकता तक नहीं पहुंच पाए हैं, या जो रिलेवेंसी है इस पूरी की पूरी मिडिवल एज की पोइट्री की या मध्यकाल की, उसे कैसे देखा जाना चाहिए और किस तरह से देखा जाना चाहिए। सरहप्पा याद आ रहे हैं, और सरहप्पा इस वजह से भी आ रहे हैं। एक वजह तो ये है कि आप जानते ही हैं कि वो उस अपभ्रंशकालीन दौर के बड़े कवि हैं, लेकिन सरहप्पा मुझे अपने जीवन से याद आ रहे हैं, और उस जीवन से याद आ रहे हैं जिसे छोड़ करके फिर उन्होंने एक दूसरा जीवन स्वीकार किया था। सरहप्पा ने कहा था कि गुरु अगर अंधा होगा तो फिर उसे जो है शिष्य नहीं बनाना चाहिए। अगर वो अंधा है, उसे महसूस होता है कि वो कुछ नया नहीं देख पा रहा है, तो उसे शिष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, शिष्य को भी उस तरफ खींच लेगा, डुबा देगा। दरअसल मध्यकाल की ये पूरी की पूरी कविता और इसकी प्रासंगिकता किस तरह से और कैसे देखी जा सकती है, मैं 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखूंगा। पहला बिंदु ये होगा कि साहित्य जीवन और हमारा समय, दूसरा कि भक्ति काल की नवीन अवधारणा, कवि विद्यापति, और चूंकि महिला महाविद्यालय में हूँ तो मैं स्त्री जीवन विशेष संदर्भ में लूंगा, और साथ ही जायसी के होने का अर्थ। बार बार मुझे टोका गया है कि समय कम लीजिएगा, तो मैं भरसक कोशिश करूंगा, बाकी तो संतोष भाई यही है। कल के चतुर्थ सत्र में ऋषिकेश जी ने एक बात कही थी कि भक्ति काल को लोक और शास्त्र का द्वंद्व माना जाता है, लेकिन उनका प्रस्ताव था कि इसे जो है लोक और दर्शन का समन्वय कहा जाना चाहिए। सवाल यह है कि कविता क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब कविता क्या है में लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस आत्मा की मुक्तावस्था से अलग हृदय की मुक्तावस्था की अवधारणा क्यों देते हैं? क्या वे इसलिए देते हैं कि वो पूरी के पूरे साहित्य को, पूरी की पूरी कविता को उस पूरी दार्शनिक पृष्ठभूमि में ले जा करके रख दें, या फिर इसलिए भी देते हैं कि वहां जीवन की तलाश की जाए, या जीवन जो कुछ है वो हमें दिखाई पड़े? मध्यकाल के कवि और खासतौर से भक्त काल के कवि के 2 रूप हैं, या तो आप उन्हें संत मान लें या फिर आप उन्हें कवि मान लें। संत अगर मानते हैं तो आप उनकी चौहद्दी जो बाइनरी है वो सीमित करेंगे। सीमित इसलिए करेंगे कि भक्ति जो है साधन तो हो सकती है लेकिन साध्य नहीं, और अगर भक्ति साध्य है, साधन नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा जिसे जीवन हम कहते हैं, कवि जो अपने जीवन को रचने के लिए जाना जाता है, कविता जो कि जीवन को ठीक ठीक ढंग से परिभाषित करती है और जीवन की उन तमाम विसंगतियों की को टूटन को और उसकी तमाम उस नब्ज को टटोलती है जिसके सहारे से जीवन ठीक ठीक देखा जा सकता है, शायद वहां तक पहुंचने में दिक्कत होगी। ये दिक्कत कुछ इसी तरह से होगी कि हम अगला कदम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो वास्तव में बढ़ नहीं रहा है, वो एक कदम पीछे ही जा रहा है। तो क्या हम पीछे जा रहे हैं उन व्याख्याओं के साथ? और अगर कवि मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ओम प्रकाश जी ने एक बात कही थी, और जाहिर सी बात है कि वो बात अरस्तु के हवाले से आई थी। अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत को देते हुए कहा था कि चीजें जैसी थी, चीजें जैसी हैं, और चीजें जैसी होनी चाहिए। थी में बहुत दिलचस्पी नहीं है में भी बहुत दिलचस्पी नहीं है, चीजें जैसी होनी चाहिए। ये दुनिया जो कि थोड़ी बदसूरत है, ये संसार जो कि थोड़ा विद्रूप हो सकता है, ये पूरी की पूरी प्रकृति जिसमें किसी तरह की रिक्तता है, एक कलाकार का, एक साहित्यकार का, एक कवि का काम है कि उस रिक्तता की भरपाई करे। अगर वो इस भरपाई को नहीं कर पाता है, वो दुनिया को थोड़ा बेहतर नहीं बना पाता है, वो अगर मनुष्य को थोड़ा और बेहतर मनुष्य नहीं बना पाता है, वो कम से कम जो है संबंधों के बीच की खाइयों को पाट नहीं पाता है, गैप्स को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो शायद उसके कवि होने पर संदेह किया जाना चाहिए।
और मनुष्य होने पर तो किया ही जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने का ही ये बोध है कि भाई अगर वो मनुष्य है और कवि है तो जाहिर सी बात है कि बेहतर मनुष्य है, उत्तम अव्वल मनुष्य है, तो कम से कम उससे ये गुंजाइश की जाएगी कि वो वहां तक देखे जहां तक सामान्य जो है पाठक और सामान्य नागरिक नहीं देख पा रहा है, वो कॉमन मैन नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो तो उसके बीच से गुजर रहा है, लेकिन उसकी आंखें वहां तक नहीं पहुंच पा रही है जहां तक उसे देखना चाहिए। इसलिए आपको याद होगा कि टी.एस. इलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वाले निबंध में एक बात कही परंपरा को लेकर के, और परंपरा के साथ जो है अपने पुरखे कवियों को लेकर के। वो बात ये थी, क्योंकि प्रासंगिकता पर मुझे आना है, तो बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि हमारा एक रिश्ता हमारे पुरखे कवियों से बनता है, जो डेड पोइट्स है उनसे बनता है, उनके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते, उनके बगैर कोई हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी या टैलेंट हमारा नहीं है, किसी तरह की मॉडर्निटी नहीं है हमारी, अगर हम ट्रेडिशन के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाते हैं। तो ऐसा क्यों कहा था? ऐसा इसलिए कहा था कि उनके साथ जब हम रिश्ता बनाते हैं तो दरअसल हम इतिहास बोध को निर्मित कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल सेंस जिसे वो कहते हैं कि हिस्टोरिकल सेंस हम डेवलप कर रहे होते हैं, और बगैर किसी हिस्टोरिकल सेंस के, किसी इतिहास बोध के ठीक ठीक अर्थ में अपने कंटेम्प्रेरी टाइम को समझा नहीं जा सकता। तो क्या हम जहां हैं वहां होने पर ये कवि, ये रचनाकार, ये काल हमारी जरूरत है, और हम जहां हैं वहां से इनकी ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? इनकी ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि इन्होंने जो संसार, जो दुनिया रची है, जो बेहतर से बेहतर दुनिया रची है, उसे आप यूटोपिया कह सकते हैं, उसे आप स्वप्न लोक कह सकते हैं, उसे आप फैंटेसी कह सकते हैं, उसे आप इमेजिनेशन का कोई संसार कह सकते हैं, आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। लेकिन उससे गुजरते हुए क्या लगता है? लगता तो यही है ना कि ये दुनिया ऐसी दुनिया थी जिस दुनिया तक हम आज भी पहुंच नहीं पाए, और अभी भी हमारे हाथ उससे बहुत दूर है। बराबर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, आगे बढ़ने के बजाय हम खाइयों में धंसते चले जा रहे हैं, और दिलों की दूरियां मिटने के बजाय बढ़ती चली जा रही हैं, और जितने मतभेद हैं, जितनी विसंगतियां हैं, वो और ज्यादा जो है तरोताजा होकर के, जैसे कि वो कब्र में होते हुए भी क्या है, कहीं से खून खींच रही है और खून खींच करके जीवित होती चली जा रही है। तो ये जो जीवित होना है हमारे समय में उन सारी चीजों का, और जब हम नहीं देख पा रहे कि नहीं, दरअसल हमें होना और आगे चाहिए था। 500 साल पहले का कवि, 600 साल पहले का कवि, 400 साल पहले का कवि जो संसार आपको दिखा करके गया, जो एक आइडियल कॉन्सेप्ट आपके सामने रख करके गया, जो एक आदर्श संसार, एक मनुष्यता का एक बिल्कुल एक आदर्श ढांचा जो रख करके गया, अगर वो आप नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? कैसे होगा? कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ, आप सच में 20वीं 21वीं शताब्दी के मनुष्य और बेहतर मनुष्य हैं? गालिब ने एक शेर कहा था, और उसे लोग बराबर कोट करते हैं कि बस की दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। और सर पीटते हैं कि साहब देखिए, गालिब कह गए हैं कि अब आदमी इंसान नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने चकबस्त का वो शेर भी जज्ब किया है क्या, कि गालिब के 1.5 सदी बाद चकबस्त ने एक शेर कहा कि जिसमें वो कहते हैं कि जिंदगी क्या है अनासिर में जहूरे करती, एक तो शेर वो है, और मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना, एक शेर है उनका कि दर्द भी, जो कि गालिब से सीधे जुड़ता है। उसी शेर का एक्सटेंशन आप समझिए या काउंटर समझिए कि बस की दुश्वार है काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। चकबस्त कहते हैं कि दर्द दी पासे वफा, जज्बे ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान। क्या चाहिए आदमी होने के लिए? आदमियत के लिए क्या चाहिए? धड़कता हुआ दिल तो चाहिए, आंखों में चंद आंसू के कतरे चाहिए, और वो निराला की अधिवास कविता याद करिए तो आगे बढ़ने के लिए, दौड़ जाने के लिए कदम चाहिए, और यही शायद मनुष्य के होने का, ठीक ठीक होने का बोध है, और यही संसार के बेहतर होने का उपक्रम है। तो उस हवाले से देखने की कोशिश करेंगे हम, उसी लिए उस इतिहास के पास जा रहे हैं, उस मध्यकाल के पास जा रहे हैं, और जाने की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं, जो कुछ इतना आगे बढ़ करके आया है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो उन कवियों के यहाँ है, और जिसके पास गए बगैर हमारा काम ठीक ठीक ढंग से नहीं चल सकता। इसके एक दो उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक दूसरी बात करूंगा भक्ति काल के संदर्भ में। अभी अभी इस साल प्रोफेसर कमलानंद झा की एक किताब आई है, विद्यापति राज काज और समाज, आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी भी होगी। अब भक्ति काल का जो समय है, जाहिर सी बात है कि वो किस कर ही रहे थे कि भक्ति काल आचार्य शुक्ल को हम मानते हैं, और ठीक ठीक 1375 यानी कि 1318 से आगे बढ़ते हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी भी 1400 के आसपास से उसको मानते हैं, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि लगभग 15वीं शताब्दी का एकदम, यानी कि 14वीं का अंत और 15वीं की शुरुआत भक्ति काल का एक प्रस्थान बिंदु है। अगर ये प्रस्थान बिंदु है तो भक्ति काल के साहित्य के इतिहास को फिर से क्या लिखे जाने की जरूरत है, और ये जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल के खांचे से बाहर फुटकर खांचे में आदिकाल के एक कवि को ले जाकर के बैठाते हैं, जिस कवि का नाम है विद्यापति। जिस कवि का जन्म 1360 ईस्वी में हो रहा है और जिसकी रचनाएं 15वीं शताब्दी के ठीक पहले दूसरे दशक में आ रही है, उस कवि को आप आदिकाल में ले जाकर के कैसे रख रहे हैं और क्यों रख रहे हैं? क्या शुक्ल जी को पता नहीं था कि हाँ विद्यापति का जन्म यहाँ हो रहा है और उन्हें भक्ति काल में न रखा जाए? लेकिन आप जरा सा ये विचार करके देखिए कि 20वीं शताब्दी में जिस दौर में हमारा इतिहास लेखन हो रहा है, और खास तौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसके आगे पीछे हो रहा है, वो हिंदी साहित्य में ठीक वही समय है, यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय है, सरस्वती के संपादक का समय है, वो जागरण सुधार काल का समय है। और हम कई बार बहुत सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ साहब ये जागरण सुधार काल है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसा संपादक हमारे पास मौजूद है। कोई दो राय नहीं है कि उनकी बड़ी भूमिका है, लेकिन क्या हम इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि जिस पुनरुत्थानवादी समय में वो पूरा का पूरा इतिहास लेखन हो रहा था, और वे ठीक वही समय था जिस समय भाषाई विवाद चल रहे थे, ये ठीक वही समय था जिस समय तत्समनिष्ठता और फारसी निष्ठता को लेकर के दो खेमे के कवि आपस में विवाद कर रहे थे, ये ठीक वही समय था जिस पर विक्टोरियन मोरलिटी हावी थी और मोरलिटी को अलग तरह से परिभाषित किया जा रहा था। ठीक वही समय था जिस समय स्त्री की चौहद्दी तय की जा रही थी। इसीलिए आप इनकार नहीं कर सकते कि जाने अनजाने हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने अपने इतिहास में स्त्री को कितनी जगह दी और उसके बारे में कितना लिखा है। आपको सुन करके हैरत होगा, एक रामविलास शर्मा ने कोट किया और आगे चल करके उस पूरे काल पर काम करने वाली विदुषी है अभी इस वर्तमान समय में चारू गुप्ता ने काम करते हुए रामविलास शर्मा से वो उदाहरण लिया है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, और उनकी नैतिकता का अंदाजा आप इससे लगाइए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये जो किताबें हैं नायिका भेद वाली, इन किताबों में लिखा क्या जाता है? परकिया और वेश्याओं के, कुंवारी कन्याओं के पाप कर्म होते हैं, उनके घिनौने कामों का वर्णन होता है, निर्लज और विलासिनी औरतों के जो है प्रलाप हैं जो आदमी को भ्रष्ट कर सकते हैं, आदमी की नैतिकता को नष्ट करने के औजार हो सकते हैं। ये मैं ऐसी रचनाओं के लेखन को तुरंत लिखने को रोक देने की मांग करता हूं और जो उपलब्ध है उन्हें प्रतिबंध करने की मांग करता हूं। सवाल ये है कि क्या ये जो विक्टोरियन मोरलिटी थी या ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक पूरा का पूरा जो बोध था उस पूरे साहित्य को लेकर के इसने विद्यापति को उस बाइनरी से बाहर किया था? या रामवृक्ष बेनीपुरी का वो संग्रह था जो 1925 में छप रहा था और हरिओद यही उसकी बैठ करके भूमिका लिख रहे थे, जिसमें श्रृंगार के पद ढेर सारे थे, और मुझे नहीं लगता कि रामचंद्र शुक्ल ने विमान बिहारी मजूमदार की वो किताब देखी होगी जिसमें 959 पद बाद में संकलित हुए, क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे काम बाद में उनके सामने नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां तक वो पहुंच नहीं पाए। और बंगाल के उस कवि को चैतन्य महाप्रभु की उसी धारा में देखते हुए शुक्ल जी ने कोई गलत बात नहीं कही कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए, उस ढंग से विद्यापति को नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन क्या उस ढंग से अगर नहीं देखा जाना चाहिए तो विद्यापति के यहाँ जो और पद थे और उन पदों में जो बात कही गई थी और जिसमें स्त्री का जीवन था उसे भी ओझल कर दिया जाना चाहिए था क्या? क्योंकि पूरे के पूरे इस उत्तर भारत के भक्ति काल में और भक्ति काल की उस पूरी अवधारणा में विद्यापति का अकेले ऐसे कवि है जो शैव, शाक्त और वैष्णव तीनों धाराओं में भक्ति करते और भक्ति को साधते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? अगर विद्यापति के गीतों को देखें तो शैव भक्ति के जो गीत है वो गीत इतने मार्मिक है कि आप अगर उनसे गुजरेंगे तो आप सोच लेंगे। आपके पास किसान को लेकर के अभी संतोष भाई कह रहे थे कि खेती न किसान को, ये कविता हमारे पास आती है और हम कहते हैं कि देखिए साहब भक्ति काल का दौर कैसा था। एक कविता हमारे पास वो भी आती है कबीर की, जिसमें कबीर कहते हैं कि महतो अब जीने नहीं देता है, जीना मुश्किल हो गया है और गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन विद्यापति जब अपने गीतों में लिखते हैं और शिव को जब किसान बनाते हैं तो जरा उस कल्पना की ओर जाइए, और ऐसे ढेर सारे गीत हैं जहां वो शिव को किसान बनाते हैं और पार्वती संदेश देती है और शिव से कहती है कि मन लगा के कृषि करो, अपने इस त्रिशूल के डंडे से हल बनाओ और इसके लोहे से जो है फल बनाओ उसका, और बैलों के
कंधे पर जो है जुआ ला दो और उसके बाद जो है खेती करो, क्योंकि भीख मांगने से काम नहीं चलेगा, भीख से गुजर बसर नहीं होता। भीख की स्थिति ये है कि घर में 2 बच्चे जन्मे हैं और उनको उस पर लेटाने के लिए गुदड़ी तक नहीं है हमारे पास। स्थिति तो ये है कि पड़ोस हम पर उपहास करता है और झोली लेकर के अगर मांगने भी जाते हैं तो कई बार झोली खाली लौट आती है। अगर ये है, और रामस्वरूप चतुर्वेदी जिसकी तरफ इशारा करते हैं कि जो है आदिकाल की कविता जो है एक तरह से अपने आश्रयदाताओं के मनुष्य को देवत्व की तरह सेलिब्रेट करती है, और भक्तिकाल की कविता जो है क्या है, देवता को मनुष्य की तरह उस जमीन पर ले आती है और एक मनुष्य के रूप में सेलिब्रेट करती है। रीतिकाल की कविता मनुष्य और देवता के बीच का भेद खत्म करती है और आधुनिक कविता मनुष्य को केंद्र में रखती है। तो अगर ये बात सच है कि देवता को मनुष्य की तरह चित्रित किया जा रहा है, देवता को मनुष्य बनाया जा रहा है, तो ये बात भक्तिकाल पर लागू होते हुए जान देना चाहिए या कहना चाहिए कि भक्तिकाल की पूरी कविता आम जीवन की, आम जन की, लोक की कविता है, और लोक में भी उस सामूहिकता की कविता है जहां स्त्री जीवन केंद्र में है। और स्त्री वहां बहुत गए गुजरे हालात में नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति में है, निर्देश देती हुई स्थिति में है, नेतृत्व करती हुई स्थिति में है। उसमें वो पूरी की पूरी भक्तिकाल की कविता है। क्योंकि ये भी मत भूलिए कि भक्तिकाल की पूरी कविता जनपदीयता की कविता है, और जनपदीयता की कविता जन के बोध से भरी पड़ी होती है, और जितनी रैशनैलिटी, जितनी लॉजिकनेस और जितना अधिक उसकी चोट होती है, उतनी शायद आपको जो है उस धारा की कविता में नहीं मिलेगी जिसे मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की कविता कहते हैं। इसलिए आप जाइए, मेरे पास समय कम है, मैं बस आपको कुछ सूत्र दे रहा हूं कि आप जाइए विद्यापति की कविता में, आप स्त्री की समस्या में जाइए। विद्यापति पूरे भक्तिकाल, अगर भक्तिकाल के बाइनरी में विद्यापति आ जाते हैं, और रखा ही जाना चाहिए, कमलानंद झा ने तो प्रस्ताव ही दिया, प्रस्तोता मानने की बात कही है, लेकिन अगर आप विद्यापति को भक्तिकाल में रख लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पूरे के पूरे भक्तिकाल का जो स्त्री संदर्भ है वो पलट करके रह जाएगा। इतना प्रोग्रेसिव, इतना समय से आगे बढ़ा हुआ 21वीं शताब्दी का भी शायद ही कोई एक सिंगल कवि आपको, एकमात्र कवि कोई मिलेगा जो स्त्री मामलों पर बात कर सकता है। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण बता दूंगा। वो प्रेम करती हैं, रूप उनका जितना लौकिक पारलौकिक, लौकिकता को बहुत बल देते हैं। आप जानते ही, आपने पढ़ा ही होगा कि चांद सार लय मुख घटना कर लोचन चकित कर, ये भी एक पद है। और एक पद वो भी है जिसमें वो कहते हैं कि क्या है कि क्षितितल लावणी सार, क्षित के लावण्य से निर्मित है, और ये लावण्य कहां से आता है इसे निराला स्पष्ट करते हैं अपने लेख में, वहां नहीं जाऊंगा। तो ये जो सौंदर्य है, और वो सौंदर्य प्रेम करता है, विद्यापति की नायिका प्रेम करती है, और प्रेम में उसके साहस है। आप कहते हैं ना कि आधुनिक काल के और खासतौर से प्रोग्रेसिव जो पोएट्स थे, जिन्हें आप कहते हैं कि जो क्रांति का बड़ा कवि वही होगा जो प्रेम का बड़ा कवि होगा, तो आप सच मानिए कि विद्यापति प्रेम के जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े अपने समय के क्रांति के कवि हैं। ये क्रांति कौन सी है? ये क्रांति चौहद्दी के लांघे जाने की है। विद्यापति के यहाँ स्त्री को लेकर के इतने पद आते हैं जिसमें ये जो पुरुष की आलोचना करती है, और आलोचना का स्तर क्या है? आलोचना का स्तर यह है कि वो सिर्फ पुरुष के पुरुष होने की आलोचना नहीं करती। ऐसा नहीं है कि सूरदास के यहाँ पहली बार आता है कि वो भ्रमर का प्रतीक दे करके जो है क्या है, सूरदास की गोपियां संबोधित करती है उद्धव को, तुम्हारी तो जाति ही ऐसी है। विद्यापति के यहाँ भी विद्यापति कहते हैं कि पुरुष भ्रमर कुसुमे कुसुमे रमे, पुरुष भ्रमर के सदृश है और कुसुम कुसुम जो है रमता है। ये तो कुसुम कुसुम रमने की प्रवृत्ति है, उसकी आलोचना करती है, अपने पुरुष के दुर्गुणों का बखान करती है, और ननद और सास रोकती है कि अपने पुरुष के दुर्गुणों का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेम वो तुम्हें देता है उससे भी तुम्हें वंचित कर देगा। इतना ही नहीं, पुरुष के पुरुषत्व पर सवाल खड़ा करती है कि मानिक पड़ल कुबानिक हाथ, और इतना ही नहीं, देह की संतुष्टि का मामला भी वहां पर आता है। वात्सायन के काम शास्त्र की पूरी एक प्रक्रिया वहां पर आती है। वह संधि तो आता ही आता है जिसे आप टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो स्त्री की देह की संतुष्टि का सवाल, ये तो 21वीं शताब्दी का सवाल है, 20वीं शताब्दी के बहुत बाद में आया। स्त्री का पुरुष के पुरुषत्व पर जो है सवाल खड़ा करना, ये सवाल बिल्कुल आपके समय का है। स्त्री का स्त्री होना घर से बाहर निकलना, वो कहती है कुटुंबों को, गुरुजनों को, सबको छोड़ करके बाहर निकल जाती है। तो विद्यापति की कविता में जहां एक तरफ कृषि प्रधान समाज है, स्त्री है, और स्त्री के ढेर सारे शेड्स हैं, यहाँ तो समय नहीं है। तो एक तो ये है कि आप जाइए और जा करके देखिए, आप विचार करिए कि अगर हम मध्यकाल को प्रासंगिक बनाना चाहते हैं, उसकी कोई रिलेवेंसी अगर ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो है उन कविताओं का फिर से पाठ करना पड़ेगा। अगर आप 100 साल पहले की व्याख्याओं में जाते हैं, क्योंकि व्याख्याएं क्या करती है, हमें कमजोर बनाती है, तोड़ती हैं।
वो टेक्स्ट हमारे किसी काम का नहीं है जो हमारे विद्यार्थी को, हमारी नई पीढ़ी को, हमारे समय के समाज को और उसकी टूटन को जज्ब कर सके और जज्ब करके कम से कम सामने रख सके। टेक्स्ट वही हमारे काम का है जिसमें हमारा समय बोलता है। ये हम तय करेंगे कि किस में हमारा समय बोलता है, और अगर हमारा समय बोलता है तो हमें उस टेक्स्ट को नए ढंग से उसका एनालिसिस करना चाहिए, उसे नए तरह से खोलना और देखना चाहिए। विद्यापति के पास यहाँ ढेरों ऐसे रास्ते हैं। दूसरी बात कि बस 2 मिनट 3 मिनट का समय लूंगा कि जायसी के बारे में, मैंने कहा कि तीसरी बात में जायसी के बारे में कहूंगा। तो अब जायसी को लेकर के क्या है कि जायसी हिंदी के बड़े कवि है। अभी सत्यपाल सर ने एक बात कही, माफ करिएगा मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। बात वो ये थी कि उन्होंने कहा कि जायसी चूंकि मुस्लिम कवि थे और चूंकि जो हिंदूमय था, इसलिए उनकी विवशता थी कि वो जो है हिंदू घरों की कहानियां उठाए और उसे कविता में आकार दें। सवाल ये है कि जायसी मुस्लिम थे कि जायसी हिंदू थे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं जिस गांव से आता हूं वहां आधे मुस्लिम और आधे हिंदू हैं, और मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरे आंगन की बोली और उनके आंगन की बोली जुदा जुदा है। तो जायसी ना तो हिंदू थे, जायसी ना तो मुस्लिम थे, जायसी दरअसल अवध के थे, जायस के थे और अवधी की चेठ परंपरा है। उन्हें आप बाइनरी में अगर तय कर लेंगे तो फिर एक कवि के पूरे उसके मिजाज पर, उसके अस्तित्व पर क्या है आप संकट डाल देंगे, फिर उसके कवि होने का, कवि जो कि बाइनरी को तोड़ रहा है। आप देखिए कि हिंदी का कोई कवि मध्यकाल का इतना अद्भुत कवि नहीं है। मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि तुलसी समन्वय के बड़े कवि हैं, निसंदेह वो समन्वय के बड़े कवि हैं, लेकिन जायसी कंट्रास्ट के सबसे बड़े कवि है भक्तिकाल। और कंट्रास्ट क्या है जरा देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये कंट्रास्ट ये है, मनोज पांडे ने अपनी किताब में कहा था ना कि भक्तिकाल सांस्कृतिक आंदोलन है, और सांस्कृतिक अगर आंदोलन है तो ये जितना साहित्य में होता है, उतना ही दर्शन में होता है, उतना ही कला में होता है, वही उतना ही संस्कृति में भी होता है। और अगर ऐसा है तो जायसी को ला करके देखिए कि कहां कहां होता है। वो कौन सा कवि है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ देता है, मेनलैंड से आइलैंड को जोड़ देता है? वो कौन सा कवि है कि गौर वर्ण के साथ साथ जो है उस पद्मिनी, उस रूप सौंदर्य को भी लेकर के आता है? क्या कर रहे थे जायसी? जहां जिस समाज में रंग को सेलिब्रेट किया जाता है, जहां जिस समाज में एक खास तरह के रंग का वर्चस्व है, उस समाज में एक दूसरे तरह के रंग को ला करके सेलिब्रेट करने का काम जायसी करते हैं। 2 दिशाओं को मिलाते हैं, धर्मों को मिलाते हैं, क्षेत्र को मिलाते हैं, रंग को मिलाते हैं, रूप को मिलाते हैं, दर्शन को मिलाते हैं, तमाम चीजों को मिला करके जायसी एक अलहदा संसार रचते हैं। ऐसा अलहदा संसार रचते हैं कि जो बाकी आप दूसरी जगह देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे, या हो सकता है कि इस हद तक नहीं मिले। हर एक सर्ग में वो अपने खंड में भी ये कंट्रास्ट रचते हैं। एक खंड पढ़िए, जैसे ही आप सामान्य होंगे कि दूसरे खंड में बदल देंगे। आप देखिए कि जैसे ही आप क्या कर रहे हैं कि आप खंड ऋतु वर्णन पढ़ रहे हैं और आप एकदम से जैसे संयोग के चरम पर पहुंचे हैं कि तुरंत अगले खंड में आपको नागमती विरह वर्णन पर ले जाकर रखेंगे। तो जो सम और विषम है, जिसे शुक्ल कहते हैं ना, और जिसके बारे में शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य की जो ये जो विषमताएं हैं, जिसे रिचर्ड से उन्होंने लिया था एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का, ये जो सजातीय और विजातीय का जो खेल दिखाते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं शुक्ल जी, ये पूरा का पूरा खेल अगर आपको देखना है और कविता की ताकत देखनी तो जायसी। और जायसी अगर तुलसीदास यहाँ के, अभी कहा ना कि वो यहाँ के स्नातक थे, राजन जी कह रहे थे, तो आप मानिए कि जायसी जो है उसी भक्ति काल के बहुपठित कवियों में से एक है। आप उन्हें सब समझने की भूल मत करिए। वो जब बार बार कहते हैं कि एक आंख मोहम्मद कवि गुनी, सोई विमोहा जय कवि सुनी, चांद जस जगविधि अवतारा दिन ही कलन की नहीं। तो ये जो एक आंख का कवि है ना, क्योंकि मुजीब रिजवी ने तो काम ही कर दिया। शेख सादी से लेकर के, रूमी से लेकर के, हाफिज से लेकर के और अमीर खुसरो की कौन सी परंपरा है जो जायसी की कविता में आकर के उतर नहीं जाती है, वो रख नहीं देते हैं। बहुत सारे शेर हैं जो जैसे के तैसे उठा करके रखे हैं। अमीर खुसरो का तो एक शेर का मिसरा ही है जिसका अनुवाद जायसी के यहाँ मिलता है कि आधी भेंट प्रीतम के पाती। कई बार 20वीं शताब्दी का कवि आपको लगेगा कि जायसी को लेकर के सीधे सीधे आ रहा है। अहमद फराज का एक बहुत मशहूर शेर है जो आप अक्सर गुनगुनाते होंगे कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। और जायसी कहते हैं अपने उस सौंदर्य और नायिका के बारे में कि फूल झड़े जब जब कह बाता। और अगर ये पंक्ति जब आपकी जुबान पर आती है तो लगता है कि यार अहमद फराज क्या कहते हैं, कुछ नहीं कहते, फूल झड़े जब जब कह बाता। तो जायसी की जो ये दुनिया है, मनुष्य और मनुष्यतर, मानव और मानवेतर का संबंध, क्या नहीं, पक्षी बोलते हैं। रतन सेन जानता है पक्षियों की भाषा, नागमती जानती है पक्षियों की भाषा। एक पक्षी वहां पर आकर के उस दुख को सुनता है, आधी रात विहंगम बोला, चेखोव की कहानी याद आएगी आपको यहाँ पर। और तब आपको लगेगा कि जो है दुख
दुख मनुष्य के यहाँ जब दुख की दुनिया छोटी पड़ती जा रही है, जब उसके दायरे छोटे हो जा रहे हैं और मुक्तिबोध जिसे कहते हैं कि अंतःकरण का आयतन छोटा होता जा रहा है, तब लगता है कि ये मानवेतर, ये पक्षी ही है जो सच में इस दुख को सुन पाएंगे। हमने क्या किया अपनी इस सदी में? 5 सालों के बाद क्या किया? 500 सालों के बाद कहाँ हैं हम? ना हमारा कोई संवाद है क्या? पशु पक्षियों से कान में 2 ठोपा और एक बड़ा सा स्क्रीन लगा के हम पूरी दुनिया से महदूद हुए जा रहे हैं। कौन सा ये रिश्ता है? इसलिए अगर आप देखेंगे कि जायसी की पूरी रचनाशीलता को, तो आपको पता चलेगा, और मैं ये कहना चाहता हूँ इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वो काम करे तो उनको पता चलेगा कि जायसी मध्यकाल के तो कवि तो है ही हैं, 21वीं शताब्दी के सबसे बड़े इकोलॉजिस्ट हैं। और आप पढ़ करके देखिए इस दृष्टि से, तब आपको पता चलेगा कि 21वीं शताब्दी की जो समय है उसमें मध्यकाल के कौन से कवि हस्तक्षेप करते हैं स्त्री के मामले में, प्रकृति के मामले में, जीवन के मामले में, संवेदना के मामले में, और कहां तक ले जा करके जो है वो छोड़ते हैं। तो कविता के बहुत सारे शेड्स हैं। समय कम है, सत्र देर हो गई है, फिर कभी बात करूंगा। लेकिन यही है कि पढ़ने का ढंग हमें बदलना होगा। हमें अपनी समस्याओं और अपने समय और अपनी पीढ़ी की समस्याओं से रूबरू होते हुए, हमें अगर हमारा कंटेम्प्रेरी सेंस, जो कि बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हम स्मृति विलोपन के दौर में हैं, आंखों के सामने चित्र धुंधले होते जा रहे हैं, कान तक आवाज आकर के ठहर जा रही है और हृदय हमारा स्फूर्ता चला जा रहा है, ऐसे समय में है। और अगर आप ऐसे समय में हैं तो आपको बहुत सचेत होने की जरूरत है। आप अगर ऐसे समय में हैं, आपको रैशनल और तार्किक होने की जरूरत है, और कवि के पास वो लेने जाने की जरूरत है जिससे आपकी दुनिया बेहतर हो सकती है, आपका हृदय थोड़ा और साफ हो सकता है, आप थोड़े और मनुष्य हो सकते हैं। जिस जाति कहते हैं कि मानुष प्रेम भय वैकुंठ। अगर वैकुंठ कहीं है तो मनुष्य के प्रेम में है, अगर वैकुंठ कहीं है तो कविताओं के नए विश्लेषण में है, नए तरह से ढूंढने और देखने में है। तो टेक्स्ट को नई तरह से ढूंढिए, पुरानी टीकाओं और व्याख्याओं पर उतना विश्वास मत करिए और उसके पीछे मत जाइए। जीवन में समस्याएं हैं और कवि जीवन रचता है, और कवि जिस जीवन को रच रहा है अगर वो हमारे काम का है तो कवि प्रासंगिक है और रहेगा रहने वाली पहले की शब्दावली में कि एक सदी नहीं, आने वाली कई सदियों तक उसकी संश्लिष्टता खुलती रहेगी और वो बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।